बहुत सुंदर तरीके से आर्टिकुलेट किए हैं, मतलब टाइटल को ही आर्टिकुलेट किया है। हाँ, जो भाषण दिए हुए लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से इसका सभी अंशों के बारे में, सभी डायमेंशंस आपके सामने रखा है। टाइटल इतना सुंदर मैं इसलिए कह रहा हूं, विकास और विरासत, यानी सही ढंग से अगर देखा है तो भारत का जो विकास, बीच में अंशु जी ने एक क्वेश्चन पूछा था वेदर फ्लाईओवर विकास है क्या, टनल्स बनाना केवल विकास है क्या। आई डोंट थिंक सो। दैट इज नॉट द रियल डेवलपमेंट विच वी आर मीनिंग। हम जो अर्थ करता है, अर्थ रखते हैं, वो दृष्टि पर वो डेवलपमेंट पूर्ण नहीं है। थ्रू बहुत बड़ा फ्लाईओवर्स के आधार पर, नहीं तो बहुत बड़ा ये बिल्डिंग्स के आधार पर ऑफ कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट हो सकता है। उस मटेरियल डेवलपमेंट से हम शायद एक चमकने वाला इंडिया बना सकते हैं, बट एक आगे बढ़ने वाला विश्व गुरु भारत को बनाना है तो इसके साथ तो विरासत को भी लेकर चलना ही पड़ता है। देखिए, दोनों पैर सही ढंग से जमीन पर रखते हुए ही हमको आगे बढ़ सकते हैं। बाया पैर भी रखने के बाद थोड़ा जमीन पर हमारा जो संबंध मजबूत करना, देन वी हैव टू पुट द राइट लेग फॉरवर्ड। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा ही तो आगे नहीं बढ़ सकते, गिर जाएंगे। सो दोनों की जरूरत है, विकास एवं विरासत। Material development along with the cultural, spiritual, moral development, ये भारत का ही खासियत है, भारत का ही स्पेशलिटी है। अगेन इफ एंड बट्स, हिस्ट्री में इसको कोई स्थान नहीं है सही में, लेकिन फिर भी हमको हिस्ट्री एनालाइज करने के समय ये सब बातें बताना ही पड़ता है। 1947 अगस्त 14 और 15 के मिडनाइट में हमको जो मिला है, राजनीतिक स्वातंत्र्य हमको मिला, उस समय ये दोनों शब्द को समान रूप में स्थान देना चाहिए था हमारे आगे बढ़ने के जो मूवमेंट में। लेकिन सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट एक फ्रेमवर्क, एक गेज, एक लुक का तरीका क्या था। I used to say, in the first speech itself, our first Prime Minister has mentioned that we are not a nation. ऐसा नहीं बताया, कुछ लोगों को लगेगा the great tryst with the destiny, that poetic speech, वो बहुत महत्वपूर्ण है। नेहरू जी स्पीच करने में बहुत माहिर थे, लिखने में भी, पढ़ने में भी सुंदर तरीके से बात सब देखते हैं, इसलिए इसका टाइटल भी इतना सुंदर है, ट्विस्ट विद द डेस्टिनी। बट इन दैट स्पीच ही हैज क्लियरली मेंशन्ड दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इट ऑन एंड ऑफन दैट वी आर नॉट ए नेशन। इस प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़ा। मैं क्यों बता रहे, वी आर ए नेशन इन मेकिंग, ऐसा बताया था। वी आर ए नेशन इन मेकिंग मतलब क्या है, थोड़ा सा अब अंदर जाकर, उस शब्द के अंदर जाकर अगर विचार किया है तो that door is shut, it is in the process of opening, ऐसा कहा है तो क्या है, वो शट है, वो क्लोज करके रखा है। नेशन इन मेकिंग मीन्स व्हाट, देयर इज नो नेशन, देयर वाज नो नेशन, वी और ही इज ट्राइंग टू मेक इट। ऐसा अंग्रेजी लोगों का भी वादा वही था, यू आर नेवर ए नेशन। भारत एक राष्ट्र ही नहीं था, हम लोगों ने आपको राष्ट्र इस रूप में विकसित किया है। We actually give the nationhood to you. देखिए, इतने बिखरे हुए जाति, वर्ग, प्रांत, भाषा, नदी, इस सभी विषयों को लेकर आपस में लड़ने वाले एक बारबारिक कम्युनिटी थे आप। हम जब ट्रेड के लिए आए, कौन, ये पाश्चात्य लोग, ब्रिटिश लोग ट्रेड के लिए आए, ये भी एक बड़ा झूठ है, बड़ा लाई है। They never came here for the sole purpose of trade.
ऐसा है तो फिर टॉर्डिसिलस ट्रीटी क्या था? पाश्चात्य लोगों को भारत में लाने के लिए, भारत में आने का कारण एक महत्वपूर्ण ट्रीटी था। व्हेन न्यू नेशंस वर, आज का विषय से संबंध है इसलिए मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों को लगेगा ये विषय और ये बात और इस विषय के क्या संबंध है। देखिए, व्हेन न्यू नेशंस वर फाउंड आउट इन द in 15th century and 16th century, at that time the Christian world, the Christian empires were fighting each other. Mainly Spain and Portugal were fighting each other to take over the newly founded nations. उसके कब्जा लेने के लिए फाइट करते रहते थे। उसको एक प्रकार से सोल्व करने के लिए पोप के नेतृत्व में स्पेन के महत्वपूर्ण एक शहर है टॉर्डिसिलस, उस टॉर्डिसिलस में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में स्पेन के एम्परर और पोर्तुगल के एम्परर को एक मेज के दो साइड पर बिठाया और तय किया ये संघर्ष समाप्त करने के लिए पूरे विश्व को क्रिश्चियनाइज इवांजेलाइज करने का इस तरीका को पहले रखकर, आपके उद्देश्य का पहला रखकर, फर्स्ट पॉइंट इस रूप में, स्पेन मस्ट गो टू द वेस्ट एंड पोर्तुगल मस्ट गो टू द ईस्ट। बेचारे उन्होंने सोचा था भूमि फ्लैट है इसलिए ये कभी मिलेंगे नहीं आपस में, ऐसा सोचा था। दैट वाज द साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ दैट वर्ल्ड एट दैट टाइम, दैट वेस्टर्न वर्ल्ड। उनका सोच ऐसा था। कुछ भी हो, 2 या 2.5 साल उतना भी नहीं हुआ, आपस में मिले फिर संघर्ष हुआ, वो दूसरा विषय है। पुर्तगाल आए, वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन भारत के आना शुरू किया है। मुख्य उद्देश्य ट्रेड नहीं था, ट्रेड दूसरा था। फिर भी उन्होंने बाद में क्या कहा? ट्रेड के लिए आए हम, लेकिन आपस में लड़ने वाले नेक हंटर्स, गला काटने वाले समाज, आपस में ऐसे लोगों की स्थिति देखकर हमारे मन में करुणा आई। मेरे फाउंडेशन का नाम नहीं है, करुणा आई मन में, सिंपैथी आई, और सिंपैथी आने की वजह से वी पुट आवर मेन पर्पस असाइड, थोड़ा साइड में रखा। फिर उन्होंने काम करना प्रारंभ किया हमको सिविलाइज करने के लिए, भारत को नेशन बनाने के लिए, भारत को कल्चराइज करने के लिए। इस महान प्रयास से आपका भारत उभर कर आया। दिस इज द वेस्टर्न नैरेटिव, दिस इज द ब्रिटिश नैरेटिव। मेनी ऑफ द पीपल हु आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर नैरेटिव, ये विमर्श को पीछे चलने वाले लोग अभी भी इसको विश्वास रखते हैं, अभी भी विश्वास रखते हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं पूरी तरह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री उस विश्वास उनके मन में थे क्या या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्का है, उन्होंने बताया था वी आर नेशन मेकिंग। ये बिना इसके पूरा अर्थ समझते हुए हम लोगों ने भी बीच बीच में इसका प्रयोग करते भी है। वी आर नेशन मेकिंग, राष्ट्र के निर्माण में है, ऐसा नहीं है। अगर आप राष्ट्र का नया निर्माण की स्थिति में है तो वेदों में जो समुद्र पर्यंता एक राड, इस कंसेप्ट का अर्थ क्या है? समुद्र तक किस देश, हिमालय से लेकर समुद्र तक किस देश एक है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षं तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह राष्ट्र का नाम भारत है। कुछ लोगों को शक है भारत कहना है क्या, इंडिया कहना है क्या, वो भी डिस्कशन आजकल चल रहा है। ये डिस्कशन आर्टिकल 1 के डिस्कशन के समय, हम बहुत ज्यादा एडवोकेट्स भी बैठे हैं, ऐसे लोगों के सामने एक आम सामाजिक कार्यकर्ता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट के बारे में कहना उतना अच्छा नहीं मेरे को मालूम है, फिर भी आप लोगों को मालूम याद करता हूं, मैं याद दिलाने के लिए कोशिश करता हूं। व्हेन आर्टिकल 1 वाज डिस्कस्ड थॉरली, आर्टिकल 1 आपको मालूम है, इंडिया दैट इज भारत, थैंक गॉड दैट वाज भारत, ऐसा नहीं बताया, दैट इज भारत। वो डिस्कशन के बीच में बहुत सारे विद्वान लोग, संस्कृत के, वेद के, उपनिषदों के, हमारी सबसे अच्छी बात में सामान्यतः मेरा अध्ययन के आधार पर मैं बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स पढ़ने के समय हमको पूरा गर्व आते हैं वो महान विद्वानों के। कितने मात्रा में उनके क्या है सजेशन शामिल हो गया है वो दूसरा विषय है, लेकिन डिस्कशन पढ़ने लायक है। आर्टिकल 1 जब डिस्कस किया था उस समय सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी जैसे लोगों ने जो विषय रखा, आप देखिए
सोए हुए एक देश के आत्मा को जगाने के लिए सही नाम से पुकारना है। एक कमलापति त्रिपाठी का शब्द है, इट इज टू बी कॉल्ड इन द रियल नेम विच हैज बीन गिवन बाय आवर एंसेस्टर्स। इंडिया इज ऑल्सो एंशिएंट नेम, मेरे कोई आपत्ति नहीं इंडिया नाम के, इंडिया भी पुराना नाम है, लेकिन भारतीयों ने दिया हुआ नाम नहीं है। घर में किसी आवश्यकता के लिए आए हुए व्यक्ति बच्चे को अच्छा लगा एक नाम दिया, इसका मतलब माता पिता ने दिए हुए नाम भूलना ऐसा नहीं है ना। हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ नाम भारत है, बाद में आए हुए विदेशियों ने उनके उच्चारण क्षमता के अभाव के कारण उन्होंने सिंध को इंद ऐसा बताना प्रारंभ किया, तब वहां से इंद आ गया है। बट ये यहां तो नाम के बारे में अंशु जी ने बताया, उस समय मेरे को ये याद आ गया, नेम हैज गॉट ग्रेट रिलेवेंस, बहुत महत्वपूर्ण है नाम। इसलिए भारत, ये भारत था उस समय से लेकर, मैंने बताया उत्तरम यत् समुद्र से हिमालय दक्षिणा, कोई वस्तु ने इसको निर्माण नहीं किया, यहाँ के कोई पॉलिटिशियंस इसको नया बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ऐसा कोई कर नहीं सकते राष्ट्र को नया निर्माण करना। हाँ, और डेवलप कर सकते हैं और विकासमान कर सकते हैं, पूर्व स्थिति से भी आगे बढ़ाना। मैं ऐसा नहीं बता रहा पूर्व स्थिति में पहुंचाना, नहीं, पूर्व स्थिति में जहां पहुंचा है वहां से भी आगे बढ़ना, ये लक्ष्य हमारे सामने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, विकसित भारत। ये प्लज ले लो सभी लोग, उन्होंने 5 प्लज के बारे में हम सभी लोगों ने एक शपथ ग्रहण करना, ऐसा पिछले साल रिपब्लिक डे स्पीच में बताया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी मस्ट प्लज टू मेक दिस नेशन ए विकसित भारत, ऐसा उन्होंने नहीं बताया वी ऑल हैव टू प्लज टू मेक दिस नेशन, ऐसा नहीं बताया। उनकी कल्पना में ये तो नेशन ही था, राष्ट्र ही है, इसको एक प्रकार से विकसित कराना। विकसित करने के साथ, डेवलप करने के साथ करना है तो दूसरा क्या करना, ये महत्वपूर्ण है उनका, जो मैं फिर से आप सभी को रिमाइंड कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, यू हैव टू इरेज द लास्ट ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड फ्रॉम योर माइंड। हमारे अंदर गुलामी का, अस्वतंत्रता के जो अंश अभी भी है, दैट इज, हमारे मन में अंग्रेजी ठीक है, मैं तो मेरी हिंदी भाषा की कमी के कारण क्षमा कीजिए, टूटा फूटा हिंदी है, उससे भी टूटा फूटा है इंग्लिश, मेरे को मालूम है, फिर भी दोनों मिला के आपको बताने के लिए कोशिश करें। मेरे भाषा के कमी के कारण, दैट डजंट मीन दैट मैं इंग्लिश को हमेशा मानते, ऐसा नहीं है, बट भाषा के रूप में ये पढ़ सकते हैं, उससे हम कम्युनिकेट करना भी चाहिए। आज के तारीख में ये करने की आवश्यकता है, इसलिए बता रहा हूं। मन में जो उस भावना है ना, भारत को अगर विकसित करना है तो भारत को, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू मेक इंडिया डेवलप, इंडिया ऐसा है तो ये मन के जो गुलामी के अंशों को दूर करने की आवश्यकता नहीं। लेट इट बी देयर। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री को डॉक्टरेट मिला, एक छोटी घटना है, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री रहे, उस समय वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे पता है, उतना पढ़े लिखे व्यक्ति कभी भारत के प्रधानमंत्री रहे क्या, वो भी शक है। एक ही प्रॉब्लम है, भारत में कम बोलते थे, भारत के बाहर जाकर खूब बोलते थे, इकोनॉमिक मीटिंग्स में वगैरह वगैरह। कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक डॉक्टरेट, एक ऑनररी, एक और डॉक्टरेट इनको दिया। वो डॉक्टरेट का जो सर्टिफिकेट मिलने के बाद when he was addressing that सभा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कौन कौन बैठे हैं आपको मालूम है, सब गोरे बैठे हैं, गोरे प्रोफेसर्स बैठे हैं, देखकर इतना आनंद आ गया, और आनंद के मूर्छा में उन्होंने वहां किए हुए भाषण अभी भी आपको ओपन डोमेन में मिलते हैं। डोमेन में क्या बताया था, अभी जो थोड़ा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में देखने के समय मुझे बता सकते हैं, एक बात मेरे को बता सकते हैं, वी ओव टू यू, यानी हम बहुत हद तक आपको ऋणबद्ध है। आपने बहुत कुछ हमको सिखाया है, क्या क्या सिखाया वो मेरी प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या बताया,
मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमको सिखाया है। बाप रे, भारत के अंदर तक्षशिला के बारे में, विक्रमशिला के बारे में, कितने भी यूनिवर्सिटीज के बारे में, वो यूनिवर्सिटी सब ध्वस्त हो गया, ध्वस्त कर दिया अन्य लोगों ने। ये बात सही है, लेकिन प्राचीन काल से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन का द मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहां थे? एंड अगेन यू आर सेइंग लेबोरेटरी एक्सपीरियंसेस का आपके वजह से हमको मिला है। भारत को पूरा समझने के लिए आपके सोसाइटीज को, आपके ये सर्वे कमीशन से हमको बहुत बड़ा मदद मिला है। इस प्रकार बात किया। एंड अनदर थिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी क्या है, आपने हमको सिखाया है। ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेवलपमेंट के बारे में ये सब उन्होंने बात किया था। सो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग डेवलपमेंट जब करने के समय वो डेवलपमेंट का एक अवश्य हिस्सा है। एक्चुअली 70 इयर्स में हमको क्या खोया? 70 या 65 इयर्स के अंदर हम क्यों विकसित भारत इस रूप में, एक सपना देखने का भी ताकत नहीं था हमारे मन में। वी आर नॉट एबल टू ड्रीम। ऐसा कोई बताए है तो क्या कहूं, अभी हमको अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करना है, करने के समय नहीं कर नहीं सकते हैं। वैक्सीन बना सकते हैं, इंडिया कॉन्ट डू इट। भारत वैक्सीन निर्माण कर नहीं सकते हैं। ऐसा बताने वाले एक मन स्थिति, एक साइकोलॉजिकल स्लेवरी हमारे मन में था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बात बताया, यू हैव टू, आप लोग आपके मन से इंग्लिशी, ब्रिटिशी, यूरोपियन स्लेवरी का अंश अभी भी आपके मन में है ना? कैन यू से दैट देयर इज नो स्लेवरी? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एम्बिशन अबाउट योर चिल्ड्रन? आप +2 पूरा कर दिया है तो कहां भेजने का विचार है हम सभी को? टेल इट फ्रैंकली, कहां भेजने के लिए? ठीक है, भेज दो। फिर भी उनको बताते हैं क्या? आप वहां जाकर अच्छे मॉडर्न एजुकेशन ले लीजिए, लेकिन वापस आना, यहां काम करना, हमारे भारत के लिए काम करना, बताते हैं क्या हम मतलब आई एम नॉट एड्रेसिंग यू 60-70 पीपल, सॉरी टू से, आई एम जस्ट एड्रेसिंग द होल पीपल हु आर आउटसाइड। अभी भी भेजते हैं। हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग आवर बर्थडे स्टिल, हमारे जन्म दिन का जो सेलिब्रेशन कैसे करते हैं? वेदर इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय लाइटिंग ए लैम्प और बुझाने से। केक खरीदते हैं, अंडा वगैरह मिलाकर बनाए हुआ केक खरीदते हैं, वो केक घर के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर मोमबत्ती रखते हैं और जलाने के बाद बुझाते हैं। सही में दीप जलाना भारतीय पद्धति है। एक नया ईयर आ गया है तो, नया क्या है, बर्थडे आ गया है तो इसका मतलब एक नया दिया जलाना है, ईश्वर दर्शन करना है। ये हमारी पद्धति है। दैट इज व्हाट विच आई मीनिंग। अभी भी फोन उठाते हुए, मोबाइल है तो भी, लैंडलाइन है तो भी, फोन उठाते हुए हम क्या कहते हैं? हेलो। हेलो मीन्स क्या है? हे नरक, है ना? हेलो, वो भी नरक है, ये भी नरक है, सुनने वाला भी नरक है, दोनों नरक है। ये बार बार बताते हैं। दिस इज ऑल्सो ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स, है ना? अभी भी जय श्री राम बोल सकते हैं, नमः शिवाय बोल सकते हैं, वंदे मातरम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी दैट बिकेम इजी। हमको एक प्रकार से हमारे मन को कंडीशन करके रखा है इन लोगों ने। कंडीशन करके रखने के कारण डेवलपमेंट मीन्स, अभी भी डेवलपमेंट का एक ही इंडेक्स है, एक ही इंडेक्स, जीडीपी। हम भी करते हैं जीडीपी ऐसा करते हैं, जीडीपी इतना करते हैं, ऐसा। थ्रू mere GDP, can you calculate the happiness or the containment of the people living here? सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर जीडीपी का केवल कारण से विश्व के सबसे शीर्षस्थ, सबसे श्रेष्ठ देश बन जाते हैं तो अमेरिका तो हमेशा के लिए वहां रहने वाला है। हमारे अतुल जी ने बताया है जीडीपी के बारे में, हम ठीक है, निसार जी ने भी बताया, हम डेवलप करना, इसमें कोई हत्या नहीं है, लेकिन केवल, मैं वो शब्द कोट एंड कोट में कह रहा हूं, केवल उससे नहीं हो सकते। इसलिए क्या होना चाहिए? ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स भी होना चाहिए। समाज के अंदर अगर बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग, बहुत श्रीमंत है, इससे क्या फायदा है? कुछ दिन के बाद वो आत्महत्या करेंगे।
आत्महत्या का कगार में है बहुत सारे लोग, द सो कॉल्ड रिच पीपल। इसलिए इसके बारे में सोचना है तो वहां आते हैं विरासत की रिलेवेंस, विरासत, अपने जो हेरिटेज, अपने जो संस्कृति का वो रिलेवेंस उस समय आते हैं। उस समय हमारे सामने आते हैं राम राज्य का जो महत्व। यहां जो सही ढंग से बताया 4-5 बिंदु गवर्नेंस का, सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग ऑफ दी टोटल सोसाइटी, ये 4 बिंदु, ठीक है ना जी, 4 बिंदु। और एक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट तरीके से इसको कैसे हम देखना है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने रखा है। रामायण अगर हम पढ़े हैं तो राम राज्य के महत्व सीखने के लिए कोशिश किया है तो ये सब बातें उस समय आते हैं। इसके साथ साथ इसके आधार में उन्होंने बताया था मोरालिटी के जो बात, इंटर डिपेंडेंस के बात, ये सबको हम कहते हैं धर्म के आधार। धर्म शब्द यहाँ तो हिंदू शब्द रामचरितमानस में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है ऐसा बताया, सही है, लेकिन नहीं, हिंदू शब्द नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको, आप सही कहा वही बता रहा हूँ। अतुल जी ने बताया बहुत अच्छा है, धर्म नहीं है इसमें, ऐसा बताया, लेकिन धर्म है, रिलीजन नहीं है, रिलीजन नहीं है, धर्म है, धर्मो धारयति प्रजा। ये कंफ्यूजन हम साउथ के लोग है ना, मैं केरल से हूँ, बिल्कुल नहीं है। वहां धर्म रिलीजन के लिए मत कहते हैं, मत। इसलिए हम हमारे शब्दों में भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। डेवलप्ड भारत अगर कहने के समय, विकसित भारत कहने के समय अपना जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ वो भी बढ़ाने की आवश्यकता तो है। इसलिए धर्म यानी धर्मो धारयति प्रजा, देयर इज नो मेंशन अबाउट धर्म यानी इस मंदिर में जाना, उस मंदिर में जाना, टीका ऐसा लगाना, टीका ऐसा लगाना, ऐसा कहीं पर नहीं बताया है। धर्म यानी क्या है? धर्म यानी पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, पूजनीय सरसंघचार्य जी हमेशा डिफाइन करते 4 बातें आवश्यकता है। सत्य, करुणा, शुचित्व, तपस। ये 4 कहां है? वो धर्म है, सत्य है, सत्य होना चाहिए, सत्य कहना चाहिए, सत्य के लिए हमेशा अडिग रहना चाहिए, सत्यता जीवन में हमेशा बरतने की आवश्यकता है। दूसरी बात, करुणा होना चाहिए अन्य लोगों के प्रति, अन्य जीवियों के प्रति, इवन प्रकृतियों के प्रति। नॉट ओनली, सामान्यतः आजकल करुणा होते हैं, मेरी बीवी, मेरी परिवार, उसके साथ बहुत सारे करुणा होते हैं, लेकिन श्री राम जी ने जो दिखाया है वो धर्म का महत्व, करुणा के जो महत्व आपको मालूम है। He was very much concerned about Kevad also. He was very much concerned about the Shabari also. He was very much concerned about the squirrel also. Gilgiri. He was very much concerned about monkeys. Everyone. ऐसे सभी लोगों को लेकर जाते हुए ही श्री राम जी ने उतना महत्वपूर्ण जीत, एक प्रकार से सभी को एक साथ लेकर, उनके सामने तो चैलेंज क्या था? वाल्मीकि कहते हैं विजेतव्या लंका चरण तरणीयम जल निधि। उनके सामने चैलेंज इतना महत्वपूर्ण, उस समय के सुपर पावर सामने थे। सुपर पावर है लंका ही था उस समय के सुपर पावर। रावण वॉज द ग्रेटेस्ट ग्लोबल पुलिस, वो रावण ही था। इसलिए उन्होंने बताया विजेतव्या, उस लंका को जीतना है। और इसके सामने क्या है? चरण तरणीयम जलनिधि, समुद्र है सामने, बड़ा समुद्र। और विपक्ष पौलस्त्य, यानी रावण है, शत्रु के रूप में खड़ा है। रणभुवि सहायश्च कपयः, लेकिन ये सब होते हुए भी राम जी के साथ कौन है? रणभुवि सहायश्च कपयः, कवि। मैंने जो बताया, करुणा के साथ सभी को संगठित करते हुए राम गया, उनके साथ तो कपि लोग थे, उस प्रकार के लोग थे। तथाप्येको राम सकलम अवधीम राक्षस कुलम, ये सब सच है तो भी राम ने एक राक्षस को भी छोड़ा नहीं, सभी को, सभी अधर्मियों को वध कर दिया। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे।
सही में यहाँ डेवलपमेंट और मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में भी वाल्मीकि कहते हैं महताम नोपकरणे, उपकरण के कारण नहीं है, ये समन्वय के, समरसता के, साथ में लेकर चलने का, करुणा के, ये संदेश देते हैं राम जी। इसलिए वाल्मीकि दूसरा बात भी बताया, रामो विग्रहवान धर्मा। राम यानी ये धर्म का विग्रह है, इसलिए रामायण में धर्म है, राम है तो फिर धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का विग्रह इस रूप में आपको अगर देखना है तो कैसे एक पुत्र पिताजी के बारे में कैसा धर्म निभाना है, पति पत्नी के साथ, राजा प्रजा के साथ कैसा उनका जो धर्म निभाना, दौत्य निभाना, ड्यूटी निभाना, ये सब हमको दिखाया है। ऐसे राम जी ने जो बनाया हुआ राम राज्य, वो राम राज्य सही मायने में उसमें मटेरियल फ्लरिश में एक प्रकार से अभिवृद्धि भी थे, उसके साथ साथ जो मैंने बताया धर्म का वो चार पक्ष, सत्य, करुणा, शुचित्व, शुचित्व यानी अंदर बाह्य शुचित्व, और एक लक्ष्य पाने के लिए तपस्या करने का उनका जो क्षमता, ये चारों आज भी जरूरत है। वो काम को लेकर हम, वो बातें हम मन में रहकर हम आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सब भाग्यवान लोग हैं, भाग्यशाली लोग। वी आर ऑल लकी, फॉर्चुनेट। व्हाई आई एम सेइंग वी आर फॉर्चुनेट? हम इस कालखंड में जीने वाले लोग हैं। हमारे पीछे गए हुए लोग सब इस प्रकार के एक काल संध्या में जीने का मौका उनको नहीं मिला है। भारत एक प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इस समय थोड़ी मैं एक अंग्रेजी कवि का एक कविता का 2 लाइन एक प्रकार से कोट करना चाहता हूं। यू माइट हैव लर्न्ड, यू माइट हैव रेड द प्रिल्यूड। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सुंदर कविता है। प्रिल्यूड वाज एक्चुअली मेंट फॉर ए बिगर कविता। बड़ा एक काव्य, महाकाव्य लिखने वाले थे वर्ड्सवर्थ के मन में विचार था, लेकिन उसके प्रिल्यूड के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में या प्रीफेस के रूप में ये कविता लिखी। That was a time when French Revolution was going on, फ्रेंच क्रांति। वर्ड्सवर्थ उसको मन में रखते हुए एक बात बताया, bliss was it that dawned to be alive, bliss was it that dawned to be alive। bliss है, कितना सुंदर अनुग्रह है, आनंद है उस उदय में, उस मॉर्निंग में, डॉन में जीने का अवसर मेरे को मिला, ये सुंदर है। दूसरा लाइन के लिए लाइन बताने लायक है नहीं, इसको बताने लायक लोग बहुत कम दिख रहे हैं। कुछ लोग तो जरूर है। उन्होंने बताया बट टू बी यंग इज वेरी हेवन। दोस हु आर कंसीडरिंग योरसेल्फ एज यंग, ऐसे लोगों को लाइन बता सकते हैं। वर्ड्सवर्थ का कहना ऐसा है, उस कालखंड में जीना बहुत सुंदर है, अनुग्रहित है, मैं भाग्यशाली हूं, आनंद है मेरा, और उसी समय युवा रहना वो स्वर्ग तुल्य है, ऐसा रखा। हम भी उस प्रकार का एक भाग्य, कैसे मिला ये भाग्य हमको पता नहीं। हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे, नहीं तो हमारे पूर्वजन्म में किए होंगे, नहीं तो अपने पेरेंट्स किए होंगे। इसके वजह से हम इस कालखंड में, मैं क्यों ऐसा बताते, आप सभी को मालूम है, जनवरी 22 के आसपास जीने का मौका हमको मिला। दैट्स नॉट अ सिंपल थिंग, एक सामान्य बात नहीं है, ऐसा मानना नहीं चाहिए। हमें से कितने लोग 10 साल पहले ऐसा सोचा था, बताते हैं मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, ऐसा सब बताते हैं, लेकिन बताने के बाद रात सोने के पहले सोचेंगे मैं क्या बताए, हो जाएगा क्या, ऐसा है ना। यकीन तो हम सभी का है, लेकिन कैसे, बच्चे पूछते थे कैसे, लेकिन हो गया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मैं भी उस समय खूब प्रचार के लिए हर रोज, उस समय कैंपेन चल रहा था, उस समय कम से कम हर रोज 1 डज़न स्पीचेस करते रहते थे उस एजिटेशन के समय। रात को जाकर यकीन तो है था फिर भी मेरे को, लेकिन कैसा हो जाएगा, क्योंकि उस समय पूरा अंधकार दिख रहे थे, अंधकार ही दिख रहे। वो अंधकार सब छाते, वो तो निपट गया है। उसके स्थान पर राम जी एक सूर्य के तरफ 496 इयर्स के बाद फिर से वापस आए अयोध्या में।
और फिर से वापस आने के साथ साथ वी आर स्टार्टिंग ए न्यू एज। अमृत काल में हम प्रवेश किया। इतना इससे भी ज्यादा सुंदर तरीके से कैसे प्रवेश कर सकते हैं? अमृत काल में भारत प्रवेश किया। अमृत काल का अंतिम लक्ष्य क्या है? विकसित लक्ष्य। 2047 आते हम विकसित भारत बनना चाहिए। सभी तरीके से, सभी स्टैंडर्ड के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। ये कहने का कारण भी एक आधा दो बिंदु बताकर मैं समाप्त करूंगा। दिस डे जनवरी 22, वो जनवरी 22 यानी भारत के स्वतंत्रता दिन के जैसा महत्वपूर्ण दिन है। 1947 अगस्त 15 के जैसा एक दिन ऐसा हिस्ट्री में ये मुद्रित हो जाएंगे जनवरी 22। दैट्स द मेन थिंग। दूसरा बात, एक कलेक्टिव एगनी, एक सोसाइटी का एक कलेक्टिव एगनी, एक सामूहिक वेदना, एक सामूहिक आनंद में परिवर्तित किया है। एक ग्रेट चेंज है। साइकोलॉजी के बारे में और सोशल साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोगों को ये शब्दों के महत्व भी मालूम होता है। कलेक्टिव एगनी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कलेक्टिव ब्लिस। एक आनंद में परिवर्तित हो गई। कितने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम वेदना में थे, संघर्ष करते रहते थे, लेकिन ये लक्ष्य मन में रखकर करने की वजह से वी हैव रीच्ड दैट कलेक्टिव प्राइड, कलेक्टिव ब्लिस। टाइमलेस एफर्ट्स ऑफ द ट्रू भक्तास, राम भक्तों के टाइमलेस एफर्ट्स। काल यानी कब पूरा हो जाएगा इसके बारे में कोई संकल्प, कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए बता रहा हूं, टाइमलेस एफर्ट वो पूरा हो गया। सच ए नेशनल मूवमेंट हैव कम टू फ्रूशन, ये पूर्णता में आ गया है। अनदर इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताना चाहता हूं, ये एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है। एक लिबरेटिंग, अभी किसी के मन में शक नहीं है 2047 आते आते भारत विकसित हो जाएगा, ऐसा किसी के मन में शक नहीं। क्यों? वी हैव लिबरेटेड आवरसेल्व्स। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव लिबरेटेड। हमको मुक्ति मिला है, सही मुक्ति मिला है। ये सही मुक्ति, ये लिबरेटिंग एक्सपीरियंस सभी सोसाइटीज का, पूरे विश्व के सभी सोसाइटी और राष्ट्र लोग हमेशा करने का एक तरीका है। हमने भी किया, वही तरीका है। राम जन्मभूमि का मुक्ति एक तरीका है। इट्स सिंपल। अर्नोल्ड टॉयनबी 1960 में दिल्ली में आए थे, हमारे दिल्ली में। मौलाना अबुल कलाम आजाद मेमोरियल स्पीच देने के लिए आए थे। He has mentioned about this liberating experience. When will you achieve that liberating experience? एक प्रकार से एक हिडन क्वेश्चन पूछकर वो गए हैं। इसके लिए उन्होंने एक दो राष्ट्रों का उदाहरण बताया। आजकल बहुत सारे लोग बताते हैं राम जन्मभूमि में जो हुए एक मजहब के खिलाफ हुए विषय है, एक इस्लाम मत के खिलाफ है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अर्नोल्ड टॉयनबी, ही वाज नॉट अ हिंदू, ओके। वो आकर स्पीच के बीच में उन्होंने दो राष्ट्र का उदाहरण बताया। व्हेन इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत में रूस पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया। रूस एंड पोलैंड दोनों ईसाई देश है, दोनों ईसाई है। ओनली डिफरेंस इज दैट रूस इज फॉलोइंग, उनका जो एक प्रकार से प्रोटेस्टेंट रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च था, पोलैंड का रोमन कैथोलिक चर्च था। आक्रमण करके पोलैंड को हराया रूस। हराने का जो समय, हराने के बाद इसको घोषणा करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक प्रकार से उच्च शब्द में पूरे विश्व के तरफ रखने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने वारसा के रोमन कैथोलिक चर्च को इरेज कर दिया, पुल डाउन किया, ध्वस्त कर दिया। उस स्थान पर रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाया। दोनों में ईसा मसीह है, दोनों में कन्या मेरी है, और दोनों में क्रॉस समान है। लेकिन रूस ने पोलिश चर्च को इरेज करते हुए रूस चर्च बनाया। ये क्यों किया है? दोनों मजहब एक है ना, इसलिए किया है। एक बाह्य आक्रांता ने विजय हासिल करने का, घोषणा करने के लिए इस प्रकार का प्रवृत्ति करते। उससे क्या होता है? उस समाज, वो हारे हुए समाज एक एगनी में, एक कलेक्टिव एगनी में जाते हैं। फिर एक कहानी वहां समाप्त नहीं हुआ। कुछ साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पोलैंड जीत गया, नहीं तो पोलैंड के जो गुलामी समाप्त हो गया। गुलामी समाप्त होने के समय पोलैंड ने क्या किया?
वारसा के ये रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को उन्होंने इरेज कर दिया, उन्होंने पुल डाउन कर दिया और उसके स्थान पोलिश चर्च उन्होंने बनाया। पोलैंड वाज एक्सपीरियंसिंग एक प्रकार सा एक कलेक्टिव, इतना बड़ा सेलिब्रेशन था उनका चर्च को उन्होंने फिर से बनाने के बाद। इट वॉज नॉट मियर रिलीजियन, मैं भी वही कह रहा हूं, ये सोसाइटल फीलिंग का है, नेशनल फीलिंग का है, उनके सेल्फहुड का फीलिंग है। और ये दोनों कहानी बताने के बाद टॉयनबी एक और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन हम सभी को पूछा है। Perhaps, I'm quoting verbatim, perhaps the Poles were really kinder in destroying the Russian self-discrediting monument in Warsaw than you have been in sparing Aurangzeb's mosque. औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त करके बनाया हुआ मंदिरों को इस प्रकार सहन करने वाला आप लोगों को क्या कहूं मैं। It has been said by Arnold Toynbee. Toynbee was not a communist. He was not an RSS member. But he was saying specifically that ये पोल ने जो किया है ना, सही में रूस को बचाया, सेल्फ डिस्क्रेडिटिंग काम किया है रूस, उस रूस को उन्होंने बचाया पोल ने। उतना काइंडर नहीं है आप लोग, क्यों? वो डिस्क्रेडिटिंग काम, आत्मनिषेधी काम किए हैं आए हुए औरंगजेब और बाकी बाबर या कोई, वो सब मेमोरियल जैसा अभी भी आप रखे हैं। विथ ए ग्रिम स्माइल इन द कॉर्नर ऑफ हिज लिप्स ही वाज टॉकिंग टू अस, आस्किंग टू अस, आपके बारे में हम क्या कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब इस प्रकार का एक कलेक्टिव प्राइड में हम प्रवेश किया है। इस कलेक्टिव प्राइड से हम आगे बढ़ाना है। वो आगे बढ़ने के समय राम राज्य ही हमारे दैट साझी, दैट शेयर्ड हेरिटेज, वो बात ही हमारे बारे में, हमारे मन में एक प्रकार से एक आदर्श के रूप में रखने के लिए वो एक ही है, एक ही बात है। हम एक रेनेसां के पीरियड में है, मैंने जो बताया, एक नवोत्थान के पीरियड में है। नवोत्थान में पहला क्या होना, नवोत्थान हमेशा एक किसी भी समाज और राष्ट्र विकसित होने के पहला पड़ाव है उस देश में रेनेसां होना। रेनेसां का पहला स्टेप क्या है? महर्षि अरबिंदो कहते हैं, पास्ट स्पिरिचुअल नॉलेज इन ऑल इट्स फुलनेस रिटेन करना, रिक्लेम करना, ये पहला स्टेप है। हमारे पास्ट स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विरासत को हम वापस लाना है। धर्म का जो विषय को हम लाना है वापस, विकास के आधार इस रूप में इस धर्म को, स्पिरिचुअल नॉलेज को लिखना। फिर क्या करना? देन द आउटपोरिंग ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी इनटू न्यू फॉर्म्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्रीज लाइफ। देश के, राष्ट्र के जीवन के सभी क्षेत्रों में इस स्पिरिचुअल नॉलेज और हमारे जो धार्मिक विरासत को हम सभी के साथ साझा करना है। यहाँ तो विषय बहुत अच्छा हुआ, इसलिए मैंने बताया था शेयर्ड हेरिटेज, साझी विरासत, वो सब क्षेत्रों में देना है। महर्षि अरबिंदो के कंसेप्ट के आधार पर ये होना चाहिए था स्वतंत्रता मिलने के साथ। स्वतंत्रता मिलने के साथ में एवेकनिंग इंडियन सोल्स ऐसा टाइटल में महर्षि अरबिंदो का एक सुंदर भाषण, अरबिंदो के भाषण सब सुंदर है, मैं सुंदर एडजेक्टिव लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा एक भाषण, वो छोटा एक मोनोग्राफ के रूप में अभी मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए। उसमें उन्होंने बताया था स्वतंत्रता यानी क्या है। इट्स ए मॉरल एंड स्पिरिचुअल टास्क। स्वतंत्रता ये मॉरल एंड स्पिरिचुअल है, रादर मोर देन ए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थिंग, वो मॉरल एंड स्पिरिचुअल है। अपने इंटरनल कंटेंट, अपने आंतरिक स्वत्व, उस स्वत्व को देश के हर कोने में, हर क्षेत्रों में, नो मैटर वेदर इट इज एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, आर्ट में, लिटरेचर में, थिएटर में, ऑफ कोर्स अलोंग विद दैट पॉलिटिक्स में भी अपना स्वत्व को, वो स्वत्व के बारे में उन्होंने पहले बताया, दैट स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट कंटेंट इज टू बी अप्लाइड इन ईच एंड एवरी फील्ड। कैन यू से, यहाँ एक एजुकेशनिस्ट बैठे हैं गीता जी, कर सकते हैं क्या हमारे एजुकेशन में भारत के स्वत्व प्रतिबिंबित है? एनईपी आने के बाद थोड़ा सा हमको आशा आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, अदरवाइज व्हाट वाज देयर? हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसके हिस्ट्री पढ़ते हैं?
हिस्ट्री यानी किसी एमए या बीए पढ़ने वाले व्यक्ति को पूछते हैं हिस्ट्री, तुरंत पूछते हैं कौन सा हिस्ट्री है, मिडीवियल, मॉडर्न या एंशियंट। क्या है भारत में, क्या है एंशियंट, क्या है मिडीवियल, क्या है मॉडर्न? वेस्टर्न नेशंस में लागू है ये सब बातें। उनके लिए एंशियंट कालखंड है वो डार्क एज ही था। भारत में एंशियंट ऐसा कहने वाला कालखंड डार्क नहीं है, लेकिन इन्होंने हमको सिखाया वही पढ़ाते हैं अभी भी। मिडीवियल एज ने क्या है, सॉरी टू से, एक मुगल एरा, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी किसी को किसी प्रकार से मिस्टेक नहीं आते हैं, कंटिन्यूसली बताते हैं। किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए बाबर के बच्चा कौन है, वो बच्चा के बच्चा कौन है, औरंगजेब कब तक किए, सब। आई एम चैलेंजिंग, ये हिस्ट्री के डॉक्टरेट मिले हुए किसी इधर है तो कैन यू से विदाउट एनी मिस्टेक अबाउट चोल साम्राज्य? पूरे विश्व के सबसे बड़े कालखंड में एक देश के सत्ता में बैठे हुए चोल राजवंश के बारे में, करिकाल चोल का समय क्या था, राजराज चोल और राजेंद्र चोल के बीच में फर्क क्या है, क्या चेंज क्या है, कौन किसके पिता थे? आई एम सेइंग एटलीस्ट 1800 एटलीस्ट 800 ईयर्स का हिस्ट्री है चोल राज का। अभी फिर से हमने वो स्पिरिचुअल हेरिटेज को वापस लाया। चंगोल को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लोकसभा में प्रतिष्ठित किया, तब सभी लोगों ने सोचना प्रारंभ किया ये चोल यानी कौन है। ये चोल साम्राज्य केवल नहीं, पांड्य है, चेरा है, अहम डिनास्टी है। आसाम हिस्ट्री पढ़ने वाले किसी ने मिडीवियल हिस्ट्री में वो पढ़ते ही क्या? मराठा साम्राज्य के बारे में कितने पढ़ते हैं? सो दिस आर ऑल बीइंग क्रिएटेड बाय द वेस्टर्नर्स एंड वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। अभी भी इसको चेंज आना है, चेंज शुरू हो गया है। गीता जी जैसे लोगों ने दिन रात बैठकर नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, वो करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर सिलेबस आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। यस वी हैव एंटर्ड इनटू दैट, हम वो ब्रेक से आगे जा रहे हैं। और एजुकेशन के क्षेत्र में परिवर्तन आना, तब जाकर मैंने जो बताया उनका जो दूसरा बिंदु, सब प्रकार के हमारे जो आंतरिक गुलामी का जो अंशों को दूर करना है तो एजुकेशन में परिवर्तन आना। वी हैव टू कंसीडर द एजुकेशन इटसेल्फ एज ए बहुत बड़ा इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 प्रकार के इकोनॉमी के बारे में बार बार बताते हैं। वन इज नॉलेज इकोनॉमी एंड सेकंड इज स्पिरिचुअल इकोनॉमी। स्पिरिचुअल इकोनॉमी, कैन यू जस्ट बिलीव one mandir which has been installed, inaugurated in Ayodhya is going to change the whole economic system of पूरे भारत का। अभी जो उत्तर प्रदेश का परिवर्तन करना प्रारंभ हुआ, हर रोज कितना ट्रांसैक्शन हो रहा है, रिलेटेड कितना बिजनेस शुरू हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है मंदिर आने से हमको क्या फायदा है, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं। वो भारत को समझते नहीं इसलिए पूछते हैं। रिसेंटली तिरुचेंदूर मंदिर का एक शिलालेख मिला है, वो शिलालेख में केवल इतना ही लिखा है, वहां के जो प्रसाद के रूप में भक्त लोगों को देने का एक प्रसाद का परंपरा थे हजारों साल पहले से। तिरुचेंदूर साउथ के जो मंदिर में केला देना है, किसको? डिवोटीज को, भक्त लोगों को। इसके लिए इतना खर्चा होगा। एक खर्चा कैसे मिलेगा? एक खर्चा मिलने के लिए क्या प्रावधान किया है वहां के राजा, ये शिलालेख में लिख कर रखा है। सो दीज 2 इकोनॉमीज आर फ्लोरिशिंग। नो, एजुकेशन भी, एजुकेशन के द्वारा भी, शिक्षा के क्षेत्र के द्वारा भी हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे परिवर्तन आ जाएगा। वो एक प्रकार से आगे बढ़ने का जो पूरा विश्वास और उम्मीद भाई साहब ने, अतुल जी ने उनके बात में रखा है, हम आगे बढ़ेंगे ही। इसका पूरा बेस पक्का है। बेस पक्का होने का पहला कारण, बहुत सारे कारण बताए, 2-3 और। सॉरी त्रिपाठी जी, आपका समय में थोड़ा खा जा रहे हैं, पहले ही यहाँ चर्चा हो रही। सो मेनी इंडिकेटर्स आर देयर। मैं 2-3 अन्य इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, डेवलप हो जाएगा विकसित। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो अरविंदो बताया है ना, अपना जो स्पिरिचुअल हेरिटेज को रिगेन करना, इसको पूरे भारत के, पूरे देश के चारों कोण में, चारों दिशा में डालना। और तीसरा उन्होंने बताया पूरे विश्व के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। दैट इज द 3 स्टेप। ये कर सकते हैं विकसित भारत, यानी ये करना ही चाहिए। हम विकसित होने वाला है, वो केवल भारत के विकास के लिए नहीं है,
भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। इसलिए वैक्सीन निर्माण के बाद हम यहां से करोड़ों वैक्सीन का जो बोतल्स पूरे विश्व को दिया। सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया करके कोई रोगी नहीं रहना। ये वेस्टर्न स्टाइल ऑफ मेडिसिन इज एक्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट। सब रोगी बनना चाहिए, क्योंकि उनके सब प्रकार का हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सपेरिमेंट शुरू होता है रोगी मन से। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं तो आपको मालूम होगा, वहां के कितने भी साइकोलॉजिस्ट है वो शुरू करते हैं रोगी मन से। हम यहाँ कैसे करते हैं? पूर्ण पुष्कल सुंदर मन से, उसमें गिरावट के कारण करते हुए हमारे यहाँ के मनोविज्ञान शुरू होते हैं। इस प्रकार से ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इंडिकेटर हमारे जो कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल कंटेंट ऑफ भारत, हमारा जो सॉफ्ट पावर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉफ्ट पावर। हुजिंग चाइनीज एम्बेसडर रहे यूएस में, वो बहुत बड़ा संस्कृत विद्वान भी थे। वो हुजिंग एक बार बताया था, भारत conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border. एक भी सैनिक को भेजने बिना पूरे चाइना को 20 शतियों से सत्ता किया भारत कल्चरली। दैट कल्चरल कंटेंट, हमारे यहाँ का नॉलेज का महत्व अभी भी अनएक्सप्लोर्ड। बाहर आए लोग मानने वाला बहुत सारे नॉलेज सिस्टम है वेद में बाकी सके, लेकिन 90% ऑफ आवर नॉलेज पावर हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड। वो बाहर आने का प्रयास यहाँ के शिक्षा समूह ने करने की आवश्यकता है। वो भी एक प्रकार से शुरू किया है। दैट वाज आवर बैकग्राउंड। हमारा जो स्थिति उतना महत्वपूर्ण था। हमारे इकोनॉमिक बेस भी, इकोनॉमी के बारे में हमारे सोच, वो सोच भी ये फिलॉसफी के आधार पर है। वह से एक जमाना था, यहाँ के इकोनॉमिस्ट लोग राज कृष्णा जैसे लोगों ने बताया भारत के दरिद्रता के कारण क्या है? हिंदू ग्रोथ रेट है। हिंदू ग्रोथ रेट, हाँ, ये हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? उन्होंने कहने का मतलब यहाँ तो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। कर्म सिद्धांत जाने क्या है? कर्मण्येवाधिकारी से मां भलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या है? कर्म जो करते रहो लेकिन फल मांगना नहीं, लेना नहीं, ये है। फिर क्यों काम करना? ये भारत के मनोभाव में मन में आ गया ये गीता के सिद्धांतों के कारण। पुनर्जन्म सिद्धांत एक बुरा सिद्धांत है। क्या बुरा सिद्धांत कहते हैं? वो कहते हैं इस जन्म में मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, कल करूंगा, मतलब अगले जन्म में करूंगा। इसलिए ये सब हमारे प्रोडक्शन का बाधा पहुंचाया। इसके वजह से हिंदू फिलोसफी वॉज द मेन हिंड्रेंस बिफोर योर डेवलपमेंट। ये सब कुल मिलाकर राजकृष्णा ने बताया, मकन महाराज जैसा लोगों ने पूरे विश्व में इसका प्रचार कर दिया। आवर डेवलपमेंट हिंदू दर्शन के कारण, भारतीय दर्शन के कारण पीछे रहे। लेकिन एंगस मेडिसन जैसे, पॉल बरूच जैसे लोगों ने जब बाद में इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ भारत के बारे में अध्ययन करने के बाद क्या कहा? पीछे 100 years 2000 years से पूरे विश्व में अगर 200 साल छोड़ दिया है तो पूरे विश्व में शीर्षस्थ स्थान पर था भारत। इसका कारण के बारे में बात में लेमैन करके इकोनॉमिस्ट ने बताया। आई मीन हरीश, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। एंगस मेडिसन, पॉल बरूच जैसे लोगों ने स्थापित कर दिया पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या था। बाद में लेमैन इसका कारण कहा, ये आर्थिक अभिवृद्धि भारत में रहे, इसका कारण भारत के फिलोसॉफिकल बेस है, ऐसा बताया। एग्जैक्ट ऑपोजिट व्हाट राजकृष्ण हैज टोल्ड, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उन्होंने बताया। वी आर ग्रोइंग, वो ग्रोइंग का जो ये बताया था, जीडीपी और डेप्थ रेशियो में कितना कमी आ रहा है। जीडीपी आगे जा रहा है, इसके वजह से केवल हम विकसित हो गए ऐसा नहीं कर सकता है। 2014 it was to 23.9% GDP debt ratio, but वो कम होते हुए, कोरोना होते हुए भी अभी 23 का आंकड़ा आया, केवल 19% है डेप्ट एंड जीडीपी रेशियो। सो दैट ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग। हमारा जो बेस पक्का है वो आगे बढ़ रहा है। ये हम बताए हैं टेक भारत, ये महत्वपूर्ण एक स्ट्रेंथ है भारत का। पूरे विश्व का टेक्नोलॉजी को, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
सब नेतृत्व देने वाले लोग कौन है? अगर ये सब वापस भारत में आने का एक स्थिति आ गया है तो अभी तो इसका भी प्रयास शुरू हो गया है. सो वी आर गोइंग टू डेवलप अगेन. फार्मेसी सेक्टर, पूरे विश्व का फार्मेसी क्या है? वो भारत है, ऐसा साबित हो गया है. हमारे जो सब प्रकार के विषयों के बारे में बताकर मैं एक छोटी सी बात बताकर समाप्त करूंगा. छोटी सी नहीं, सब महत्वपूर्ण बात है. भारत पूरे विश्व का यंग नेशन इस रूप में अभी पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर दिया है. वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द पॉपुलेशन विंडो. पॉपुलेशन विंडो आप सभी को मालूम है, सबसे ज्यादा आबादी का सबसे ज्यादा हिस्सा वर्कफोर्स जब रहते हैं, वर्कफोर्स यानी यंगस्टर्स रहते हैं, उसको कहते हैं आबादी का विंडो, पॉपुलेशन विंडो. अमेरिका हैज एंटर्ड इनटू द पॉपुलेशन विंडो इन 1970. 2025 में वो समाप्त हो गया. 40-50 इयर्स है. चाइना 1990 में प्रवेश किया, अगले साल वो भी उसके बाहर आकर वृद्ध बनना प्रारंभ होता है. भारत 2010 में पॉपुलेशन विंडो में प्रवेश किया एंड 2050 तक वो विंडो में हम रहने वाला है. हम पूरे विश्व को एक प्रकार से नेतृत्व देने वाला कर्मठ कर्मयोगी युवाओं की संख्या सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो हो जाएगा. इससे भी एक और महत्वपूर्ण बात, दैट इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ भारत. पिछले अनेक दशाब्दों में हमारे जो डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा बाधा इंस्टेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी अभी पूरा हो गया है. किसने हटाया 370, उसको देना 370, ऐसा नारा फिर से उठने का कारण बहुत सारे लोगों को ये प्रधानमंत्री 370 सीट मिलेंगे ऐसा क्यों बताया? मैं उस समय बताया था इट इज ए नारा इन मेकिंग, जिसने हटाया उसको देना. कितने हटाया? 370. कितना देना? 370. मतलब एक प्रकार से भारत के अंदर दैट स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी की वजह से पूरे विश्व भारत को मानना प्रारंभ किया है. इस स्टेबिलिटी के वजह से वी आर एबल टू ड्रीम. हम सपना देखने के लिए ताकत हमको मिल गया है, ताकत मिल गया है, हो जाएगा, ये मुमकिन है, ऐसा हमारे मन में आने के कारण वो स्टेबिलिटी है. इसलिए अभी ये भी हम लोगों का इस पीढ़ी के सौभाग्य है, वो भी देखने का अवसर हमको मिलेगा. विकसित भारत आगे बढ़ेंगे. इसका आधार में हमारे समर्थ स्पिरिचुअल हेरिटेज पूरे विश्व को, केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व को शेयर करने का दैट ताकत, दैट स्ट्रेंथ इज विद अस. नमस्कार. वंदे मातरम. जय श्री राम.